वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर अप करने जा रहे हैं सीडीपी के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है लर्निंग डिसेबिलिटीज। ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटीज को हिंदी में बोलते हैं अधिगम अक्षमताएं। तो अधिगम अक्षमताएं कितनी होती है, क्या होती है, किस तरह से इसके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे से साथ में सीखने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ में। उससे पहले जब हम आगे बढ़ रहे हैं, उससे पहले आप लोगों को बता देते हैं कि जो सीटेट एग्जाम है, सीटेट एग्जाम में इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि यही चीज़ें आपको हिंदी पेडागोजी में भी पूछेगा, यही इंग्लिश पेडागोजी में भी आएंगी, और हमारे सीडीपी का यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड प्रोग्राम का तो ये पार्ट है ही। ठीक है, चलिए, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का ये पार्ट 100% है। चलते हैं आगे की तरफ, होता क्या है। ठीक है, तो बेसिकली लर्निंग डिसेबिलिटीज होता क्या है कि जब कोई बच्चा, बेसिकली हम जब बात कर रहे हैं सीडीपी पर, डेफिनेटली बच्चों से रिलेटेड बात करेंगे। तो जब कोई बच्चा अगर कोई चीज़ सीख नहीं पा रहा है, ठीक है, नाम ही क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटीज। लर्निंग मतलब लर्न करने में, डिसेबल का मतलब होता है एबल नहीं है, क्या करने में, सीखने में। अब सीखना कितने प्रकार का होता है, कितने टाइप्स का होता है, तो सीखना तो बहुत सारे टाइप्स का होता है। तो उन सारे टाइप्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, लाइक पढ़ने में, लिखने में, ठीक है, मैथ सॉल्व करने में, ठीक है, बात समझ आ रही है, शेप की पहचान करने में, क्लियर। तो ये सारी चीज़ें, अटेंशन अगर नहीं लगा पा रहा है, एक चीज़ के ऊपर फोकस नहीं हो पा रहा है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में काउंट होती। चलेंगे पहले डेफिनेशन की तरफ। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो यहाँ पे हमने इसकी डेफिनेशन आपको दी है लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की, जो ये कहती है कि अ डिसेबिलिटी दैट अफेक्ट्स एक्विजिशन ऑफ नॉलेज और स्किल। क्या बोल रहा है, डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी का हिंदी में बोलते हैं विकलांगता। ठीक है, डिसेबल है मतलब कोई आप काम नहीं कर पा रहे, विकलांगता। ठीक है, तो डिसेबिलिटी किस चीज़ में, आपकी एक्विजिशन ऑफ नॉलेज और स्किल्स में, नॉलेज और स्किल्स के एक्विजिशन में, उसको प्राप्त करने में, उसको अर्जन करने में जो दिक्कत होती है, ठीक है, उनको लर्निंग डिसेबिलिटीज कहा जाता है। होपफुली आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी। चलते हैं थोड़ा सा इसका हिंदी वर्जन देखेंगे, देन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, विकलांगता ज्ञान कौशल के अधिग्रहण को प्रभावित करती है। ठीक है, अधिगम को प्रभावित करती है, अधिगम होने नहीं देती। अधिग्रहण, अधिगम, लर्निंग सब एक ही बात है। डन, आगे बात करेंगे। इन पर्टिकुलर एनी ऑफ वेरियस न्यूरो डेवलपमेंट कंडीशन। अब यहाँ पे याद रखिएगा, बेसिकली ये न्यूरो डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। न्यूरो डेवलपमेंट का पता है आप लोगों को मतलब क्या होता है, किसी को पता है? न्यूरो डेवलपमेंट का मतलब होता है जो कुछ भी आपके न्यूरन के स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो। न्यूरन स्ट्रक्चर क्या होता है, हमारे बॉडी में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का काम करते हैं, या एनवायरनमेंट से सूचना हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं। तो ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है। तो न्यूरो डेवलपमेंटल conditions affecting the learning and use of specific academic skills such as reading, writing, mathematics। ठीक है, मतलब पढ़ने में, लिखने में, सीखने में, गणित सॉल्व करने में, इन सब में आपको कहीं ना कहीं न्यूरोलॉजिकल लेवल पे, न्यूरो डेवलपमेंट लेवल पे, ठीक है, प्रॉब्लम होती है। मतलब न्यूरो डेवलपमेंटल अगर ठीक से नहीं हुआ होता है तो ये सारी डिसेबिलिटी आ जाती। गेटिंग द पॉइंट। चलते हैं आज के पहली लर्निंग डिसेबिलिटी की तरफ। आपको पता है लर्निंग डिसेबिलिटी बस यही नहीं होती है कि लाइक आपने कुछ चीज़ सीखने की कोशिश की और आपसे नहीं हुई। ठीक है, इसके अलावा भी और भी अलग अलग तरीके के डिसऑर्डर्स और वो होते हैं, तो वो मैं क्लास के लास्ट में आपको बताऊंगी। लेकिन अभी हम सिर्फ उनके बारे में बात करेंगे जो एग्जाम में मल्टीपल पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट फ्रॉम नंबर 1 टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज में हम बात करेंगे सबसे पहले अफेजिया की। ठीक है, अच्छा, अफेजिया के साथ में याद रखना है फेज वर्ड जुड़ा हुआ है, फेज। ठीक है, अफेजिया इज इम्पेयरमेंट ऑफ लैंग्वेज अफेक्टिंग द प्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्रिहेंशन ऑफ स्पीच। दो बातों में से पहली बात क्या, अफेजिया किससे रिलेटेड है? सबसे पहले नंबर 1 बात याद रखेगा आप, इम्पेयरमेंट ऑफ लैंग्वेज।
ठीक है, मतलब कि बोलने में आपको दिक्कत होगी, आपकी जो लैंग्वेज है स्पीच प्रोडक्शन में आपको प्रॉब्लम होगी। तो जब किसी बच्चे के इम्पेयरमेंट ऑफ लैंग्वेज होती है, यानी कि भाषा की एक हानि है जो बोलने के उत्पादन, ठीक है, मतलब आप स्पीच प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हो या फिर आप भाषा को समझ नहीं पा रहे हो, दो बातें, लैंग्वेज को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हो और लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो। आप लोगों को बात याद है कि अफेजिया, फेज, फेज मतलब किसका फेज नहीं आप अक्वायर कर पा रहे हो, लैंग्वेज का, लैंग्वेज को आप फेस नहीं कर पा रहे हो, भाषा को नहीं फेस कर पा रहे हो आप, ठीक है, आपके अंदर डिसेबिलिटी है भाषा को फेस करने की। भाई कुछ भी बोलोगे मुझसे फेस नहीं होगा, ठीक है, यहाँ से याद रखेगा, फेस नहीं होगी, क्या फेस नहीं होगी, लैंग्वेज फेस नहीं होगी, कुछ तो भी बोल दोगे समझ आता नहीं है मेरे को, मुझसे फेस नहीं होता है, बर्दाश्त नहीं होता है, होता है ना कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि यार हमसे मत बोलो, मुझसे सुना नहीं जाता, मुझसे फेस नहीं होती है सब चीज़। हालांकि ये सुपरफिशियल एग्जाम्पल है, बस याद करने के लिए याद रख लीजिएगा। अफेजिया मतलब लैंग्वेज से संबंधित जो विकार होते हैं, भाषा समझने में जो विकार उत्पन्न होता है, या तो आप भाषा बोल नहीं पा रहे हो, लैंग्वेज आप प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हो, या फिर लैंग्वेज को आप ग्रैब नहीं कर पा रहे हो, जैसे मैं बोल रही हूँ अगर आप समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है, तो ये भी किस में आएगा आपका अफेजिया में। अच्छा, अफेजिया की तरह एक और वर्ड होता है डिस्फेजिया, ठीक है। अब जब आप अफेजिया बात कर ही रहे हैं तो इसके साथ में डिस्फेजिया भी बात करते हैं कि डिस्फेजिया क्या होता है, ठीक है। बेसिकली अफेजिया और डिस्फेजिया एक ही बात है, दोनों लैंग्वेज से रिलेटेड ही लर्निंग डिसेबिलिटीज है, बट ये याद रखिएगा जब अ जुड़ गया ना, अफेजिया इस एक तरह से हो जाएगी परमानेंट प्रॉब्लम, ठीक है, हमेशा हमेशा की प्रॉब्लम, बहुत मुश्किल है इससे बाहर निकलना, ऑलमोस्ट हमेशा आपको रहेगी। लेकिन डिस्फेजिया का मतलब ये है कि कभी आप इसके ऊपर वर्क करेंगे, आप स्किल्स पे डेवलपमेंट पे ध्यान देंगे, मेहनत करेंगे, तो डिस्फेजिया को आप दूर करने में कैपेबल हो सकते हैं एक टाइम के बाद में, लेकिन अफेजिया विल बी परमानेंट, ठीक है। गेटिंग द पॉइंट, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। होपफुली आपको जब मैं आपको लास्ट में रिवाइज करवाऊंगी तो मैं एक शॉर्ट टिक बता दूंगी सबकी, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। डन, चलते हैं आगे की तरफ। आगे का है आपका डिसलेक्सिया। अब डिसलेक्सिया इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लर्निंग डिसऑर्डर, जिसमें आपको याद रखना है कि बेसिकली ठीक है, बेसिकली जो है डिसलेक्सिया इज ऑल अबाउट रीडिंग डिसऑर्डर, मतलब बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम होती, पढ़ने में मतलब कुछ तो भी पढ़ रहा था, जैसे ना डॉग को गोट पढ़ रहा होता है, ठीक है, बट को टब पढ़ रखा होता है, बी को डी देख रहा होता है, डी को बी देख रखा हो, तो बेसिकली उल्टा हो जाता है। जैसे क्या हो गया, जिस बच्चे को डिसलेक्सिया होगा ना, वो डॉग को क्या लिख देगा भाई, गोट, उसको क्या पढ़ेगा, सॉरी लिखेगा नहीं, पहले पढ़ेगा, ठीक है, डॉग को क्या पढ़ लेगा, गोट पढ़ लेगा, ठीक है, उसको इस बी में और इस डी में कोई डिफरेंस ही नहीं दिखेगा, यहाँ पे कोई डिफरेंस, अच्छा जहाँ वॉज होगा उसको सा पढ़ लेगा, ठीक है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है बेसिकली वो प्रॉब्लम आपकी किसकी होती है, याद रखिएगा डिसलेक्सिया, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में अगर डायरेक्ट क्वेश्चन ना आए, थोड़ा सा घुमा करके आ जाता है, जैसे मैंने आपको बता दिया कि जो डिसलेक्सिया है वो एक रीडिंग डिसऑर्डर है, ठीक है। अगर डिसलेक्सिया एक रीडिंग डिसऑर्डर है, मतलब बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, तो जब बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है तो सही से लिख भी नहीं पाएगा, ठीक है। तो कभी कभी एग्जाम में डिसलेक्सिया को राइटिंग से रिलेटेड डिसऑर्डर में भी कंक्लूड किया जाता है, तो आप लोग ये बात याद रखिएगा, ठीक है। क्या कि डिसलेक्सिया इज ऑल अबाउट फर्स्ट किससे रिलेटेड, रीडिंग डिसऑर्डर है मेनली, लेकिन कभी कभी एग्जाम में इस तरह से भी आ जाता है, वैसे लिखने से संबंधित जो आपका डिसऑर्डर है वो डिसग्राफिया है, अभी आगे चेक करेंगे हम लोग, लेकिन डिसलेक्सिया भी एक लर्निंग डिसऑर्डर है। और अगर कभी आपके ऑप्शन में रीडिंग रिलेटेड डिसऑर्डर वर्ड लिखा हुआ नहीं आता है तो आप लोग इसको राइटिंग से रिलेटेड डिसऑर्डर में भी काउंट कर सकते हैं। गेटिंग में बेसिकली ये एक अम्ब्रेला टर्म है लर्निंग डिसऑर्डर की। गेटिंग द पॉइंट। आगे बात करेंगे हम हाइपरलेक्सिया, ठीक है। हाइपरलेक्सिया जो है ये भी एक तरह का सिंड्रोम है जो कि क्या करता है, कैरेक्टराइज्ड बाय अ चाइल्ड्स प्रीकॉशियस एबिलिटी टू रीड
मतलब कि क्या होता है, जो पढ़ने की असामयिक क्षमता, यानी कि उनकी उम्र में अपेक्षा से कहीं अधिक मौखिक भाषा को समझने और उपयोग करने में महत्वपूर्ण कठिनाई और महत्वपूर्ण समस्याओं की विशेषता है। इसमें सामाजिक मेलजोल के दौरान हाइपरलेक्सिया में क्या होता है, बेसिकली आपका precocious ability to read far above what would be expected, other thing significant difficulty in understanding and using verbal language। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, हाइपरलेक्सिया डिसलेक्सिया की तरह ही होता है। इसमें भी बच्चे को किस किस में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, एक तो बच्चे को पढ़ने की असामयिक क्षमता, ठीक है, उनकी उम्र की अपेक्षा कहीं अधिक पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा है, बहुत टाइम लेकर के पढ़ रहा है। ठीक है, दूसरा आप लोगों को याद रखना है, मौखिक भाषा को समझने और उपयोग करने में महत्वपूर्ण कठिनाई। मौखिक भाषा मतलब जो वर्बल लैंग्वेज है उसको बोलने में और समझने में भी दिक्कत होती है हाइपरलेक्सिया में। ठीक है, हाइपरलेक्सिया टू बी वेरी ऑनेस्ट एग्जाम में इतना नहीं आता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। आप मेनली याद रखिएगा डिसलेक्सिया जो कि एक रीडिंग डिसऑर्डर है। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। और इसके अलावा दूसरे नंबर पे कभी कभी राइटिंग डिसऑर्डर में भी उसको कंक्लूड किया जाता है। ठीक है, हाइपरलेक्सिया में इतना याद रख लीजिएगा बस कि भाषा को बोलने से संबंधित और भाषा को समझने से संबंधित कहीं ना कहीं ये है। इसके अलावा जो क्वालिटी डिसलेक्सिया में होती है, जो कैरेक्टरिस्टिक डिसलेक्सिया के होते हैं, वो भी यहाँ पे कभी ना कभी दृश्यमान या विद्यमान होते। डन, चलिए देखते हैं, एक बार देख लीजिए आप। ठीक है, एंड सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम ड्यूरिंग सोशल इंटरेक्शन। यहाँ पे एक बात और याद रखिएगा, बच्चे को सोशल इंटरेक्शन में भी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, मतलब बच्चा आपस में अपने दोस्तों से, टीचर से, पेरेंट्स से बात नहीं कर पाता, इंटरेक्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये इट्स ऑल अबाउट हाइपरलेक्सिया। ज़्यादा डीप में जाना है, इतना बहुत है। चलते हैं आगे की तरफ। आगे की जब हम बात करेंगे डिसकैल्कुलिया, तो जब डिसकैल्कुलिया की बात होगी बेसिकली, तो डिसकैल्कुलिया इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन। कैलकुलेशन मतलब क्या होता है आपका, मैथमेटिक्स। कैलकुलेशन का होती है मैथ्स में, तो कैलकुलेशन ये वर्ड यहाँ पे याद रखिएगा। कैलकुलिया का मतलब होता है कैलकुलेटर या कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन हम किस में करते हैं, गणना हम किस में करते हैं, बेसिकली गणना हम मैथ में करते हैं। ठीक है, तो याद रखना है ये मैथ से संबंधित डिसऑर्डर है। यहाँ पे बच्चे को गणित पढ़ने में, समझने में प्रॉब्लम होती है, तो उससे रिलेटेड जो डिसऑर्डर होता है उसको बोलते हैं डिसकैल्कुलिया। ठीक है, होपफुली आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी। इट इज़ डिफिकल्टी टू लर्निंग और कॉम्प्रिहेंडिंग अरिथमेटिक। अरिथमेटिक का मतलब क्या हुआ बच्चों, अरिथमेटिक का मतलब होता है गणित। गणित को समझने में और पढ़ने में बच्चे को जो प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो वो वाला जो लर्निंग डिसऑर्डर है वो आपका होगा डिसकैल्कुलिया। कैलकुलिया याद रख लेना। ये देखो मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर भी बनाया हुआ है। ठीक है, ये याद रख लेना, इसका डिसकैल्कुलिया बोलते हैं। ठीक है, दिख रहा है, ये मैथ का हो गया सारा क्लियर। तो याद रखिएगा डिसकैल्कुलिया क्या होती है, मैथ को समझने में होने वाली दिक्कत को डिसकैल्कुलिया कहते हैं। चलते हैं आगे की तरफ, और आज का अगला जो टॉपिक है वो आपका है डिसग्राफिया। ठीक है, अब आपको पता है ना ग्राफ, अगर आप लोगों ने देखे तो ग्राफ कैसे होते हैं, इस तरह से होते हैं। ठीक है, ऐसे होते हैं ना, जिसपे हम कुछ ना कुछ प्लॉट करते हैं। क्लियर, ये इस तरह से देखें, इस तरह से ग्राफ होते हैं ना। तो जो ग्राफ है, अगर ग्राफ में मैं कुछ ना कुछ लिख रही थी ना, मैंने कुछ ड्रॉ किया था ना अपने हाथों से, तो जब डिसग्राफिया में याद रखिए ग्राफ आएगा, तो ग्राफ कब होता है, जब हम उस पर राइट करते, लिखते हैं ना। ग्राफ पे क्या करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, हाथ से लिखते हैं उस पर। ठीक है, तो ग्राफ जो है डिसग्राफिया याद रखिएगा राइटिंग रिलेटेड डिसऑर्डर, जब बच्चों को लिखने में प्रॉब्लम होती है। डन, ये देखिए यहाँ पे लिखे राइटिंग डिफिकल्टी इन राइटिंग, लिखने में समस्या का सामना करना। आगे जब हम बात करेंगे डिस्प्रैक्सिया की। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लर्निंग डिसऑर्डर है, ये लर्निंग डिफिकल्टीज है। ठीक है, इसमें क्या होता है डिस्प्रैक्सिया में, आप लोगों को बस इतना से याद रखना है। बेसिकली क्या होता है, आपने देखा है कभी कभी कोई बच्चे होते हैं तो अगर उनकी तरफ बॉल फेंकते हैं तो बॉल को ठीक से कैच नहीं कर पाते, उनकी यहाँ पे जो हैंड्स है वो वर्क ही नहीं करते कि उस बॉल को कैच कर पाए। या आपने साथ देखा होगा कि कुछ बच्चे अपनी शू की लेस खुद से नहीं बांध पाते। ठीक है, या फिर उन बच्चों से
पेन पकड़ने में प्रॉब्लम होती है, लाइक पेन से लिख नहीं पा रहे होते, ठीक है, बात समझ आ रही, क्या बॉल नहीं पकड़ पा रहे हैं, ठीक है, शूज़ की लेस नहीं बांध पा रहे, ठीक है, लिख नहीं पा रहे, पेन को होल्ड नहीं कर पा रहे, स्पून को होल्ड नहीं कर पा रहे, तो बेसिकली जब मोटर से रिलेटेड, जो आपके फाइन या ग्रोस मोटर से रिलेटेड अगर आप बच्चे में क्या हो रही है, कहीं ना कहीं कमी हो रही है, वो वाले जो वर्क है उनको ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो अब उसमें जाकर के डिस्प्रेक्सिया होता है, ठीक है। देख लेते हैं इसके ऑप्शंस में क्या लिखा हुआ है। डिस्प्रेक्सिया कैन अफेक्ट अ चाइल्ड्स एबिलिटी टू डू अ वाइड रेंज ऑफ एवरीडे फिजिकल टास्क, ठीक है। यहाँ पे एक मोटर याद भी रख लेना, मोटर स्किल्स को ये क्या करता है, प्रभावित करता है। फिजिकल टास्क मतलब जो काम आप अपनी बॉडी से करते हो, ठीक है, कौन कौन सा हो गया भाई, ठीक है, लिखना, ठीक है, चीज़ों को उठाना, बुक उठाना, इधर रखना, शू की लेस बांधना, बटन लगाना, ठीक है, टाई बांधना, तो वो सारे काम जो है वो बच्चा नहीं कर पाएगा जिसको डिस्प्रेक्सिया होगा, ठीक है। तो डिस्प्रेक्सिया इज ऑल अबाउट मूवमेंट या मोटर रिलेटेड डिफिकल्टीज। मोटर वर्क अगर बच्चा नहीं कर पा रहा, चाहे वो फाइन मोटर वर्क हो, चाहे वो ग्रोस मोटर वर्क हो, तो उस चीज़ के लिए हम क्या बोलते हैं, बताइए, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे डिस्प्रेक्सिया। होपफुली आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी। चलते हैं आगे की तरफ। एक होता है बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, ठीक है। डिस्मॉर्फिया जो है आपका, ये बहुत इम्पोर्टेंट एक आपका डिसऑर्डर है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि लेट्स सपोज यहाँ पे आपने एक, क्या बताऊं, सॉरी फॉर माई बैड पेंडिंग, बट इससे आपको जल्दी आए। ये आपने बनाया, ले सपोज कि पिकॉक है, ठीक है, क्या है ये, पिकॉक। थोड़ा सा यहाँ पे सजा देते हैं इसको, हाँ ठीक लग रहा है, वैसे इतना बुरा नहीं लग रहा है। चलते आगे की तरफ। और यहाँ पे आपने बनाई एक, ले सपोज, अरे चिड़िया कैसे बनती है भाई, ठीक है, दो चीजें, ये हो गया आपका पिकॉक, PECOCK, ठीक है, पिकॉक, और ये बना दिया आपने स्पैरो। सॉरी फॉर माई बेड पेंडिंग, पर ये इसी तरीके से बनेगा, आपको समझना है, ठीक है। क्या हो गया, डिस्मॉर्फिया में क्या होता है, बेसिकली मोर से याद रखना, मोर बनाया ना मैंने, मोर, मोर जो है मोर जैसा लग नहीं रहा है, बट समझ जाओ, ठीक है। तो मोर से रिलेटेड, ठीक है, अगर बच्चे को आप दिखाओगे कि बेटा ये मोर है, फिर उसके सामने एक स्पैरो आ जाएगी या एक डक आ जाएगी या फिर कोई और पक्षी आया उसी की तरह दिखने वाला, तो बच्चा है ना कंफ्यूज हो जाएगा, वो सोचेगा ये भी मोर ही है, या इसको बोल देगा कि ये भी स्पैरो ही है, क्योंकि एक जैसे तो लग रहे हैं। तो जब बच्चा शेप में कंफ्यूज होता है, ठीक है, जब बच्चा शेप में कंफ्यूज हो जाए, पहचान ना पाए, ठीक है, तो उस वाले बच्चे को कौन सा डिसऑर्डर होता है, आपका डिस्मॉर्फिया डिसऑर्डर, ठीक है, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर। कौन सा डिसऑर्डर होगा आपका, एक मिनट रुकिए, ये मेरे साथ साथ क्यों हिल रहा है, इसको रोकिए जरा। चलिए बच्चा रुक जाओ, कहीं नहीं जाना है, आ जाओ, ओके डन। चलिए होपफुली यहाँ तक समझ आया होगा, आगे चलते हैं। याद रह जाएगा ना, बॉडी से रिलेटेड या शेप से रिलेटेड कंफ्यूजन जिन बच्चों में होता है, उनमें कौन सा बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसलेक्सिया या बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर होता है। अच्छा बना था ना ये। चलो आगे बात करते हैं, बात करेंगे ADHD के। आप लोगों ने ये टर्म आजकल बहुत सुनी होगी। ADHD का वैसे फुल फॉर्म होता है अटेंशन डेफिशिएंट और हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम, ADHD, ठीक है। ADHD में क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, हाइपर, देखिए, अटेंशन, कौन सा डिसऑर्डर है, बेसिकली अटेंशन डेफिसिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। यहाँ पे दो वर्ड आ रहा है, एक तो अटेंशन, कौन सा वर्ड आ रहा है आपका, एक अटेंशन, और एक वर्ड आ रहा है आपका हाइपर एक्टिविटी।
ठीक है, ये 2 वर्ड से याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म भी याद रख लीजिएगा, कभी एग्जाम में पूछ ले तो आपको ध्यान रहे। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा, हाइपर ADHD अटेंशन डेफिसिट नंबर 1 पोर्शन, मतलब बच्चे का अटेंशन एक जगह नहीं होगा, बच्चा फटाफट 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 मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा, बहुत ज़्यादा क्या होगा, एकदम क्यूरियस हो गया, ये क्या है, एक रूम में आपने उसको बिठाया तो ये सामान उठा के इधर रख दे, ये सामान उठा के इधर फेंक दे, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो इस तरह से बच्चे का ध्यान एक चीज़ में नहीं, अटेंशन डेफिशिएंसी रहेगी बच्चे का, ध्यान एक जगह टिकता ही नहीं बच्चे का। तो अटेंशन डेफिसिट। दूसरा पोर्शन है हाइपर एक्टिविटी, बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होगा, भागना कूदना खेलना दौड़ना, मतलब कि तोड़ फोड़ ताम झाम बिल्कुल तूफान मचा करके रख देता है बच्चा, उसको बोलते हैं हाइपर एक्टिविटी। ठीक है, तो एक तो बच्चा अटेंशन को लेकर के डेफिसिट रहेगा और हाइपर एक्टिव रहेगा। तो जब ये दोनों क्वालिटीज़ होती है किसी बच्चे के अंदर तो उसको बोलते हैं ADHD। ठीक है, अटेंशन डेफिसिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन पे जाएंगे, देन आगे चलते। डन, चलिए। ADHD इज अ मेंटल डिसऑर्डर, याद रखिएगा, है ना, कौन सा डिसऑर्डर है, मेंटल डिसऑर्डर होता है। ठीक है, ऑफ द न्यूरो डेवलपमेंट, वही हो गया आपका न्यूरो डेवलपमेंटल हो गया, मैंने बताया था न्यूरॉन से रिलेटेड। ठीक है, तो न्यूरो डेवलपमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रॉब्लम पेइंग अटेंशन, बताया ना आपको, अटेंशन पे नहीं करता है, एक्सेसिव एक्टिविटी होती है, याद रखिएगा, पेइंग अटेंशन, अटेंशन पे करने में दिक्कत, एक्टिविटी बहुत ज़्यादा एक्सेसिव होगी, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होगा बच्चा। ठीक है, और डिफिकल्टी कंट्रोलिंग बिहेवियर। ठीक है, बच्चे में क्या होगा, बिहेवियर को कंट्रोल करने में उसको प्रॉब्लम होगी, उसके बिहेवियर पे कोई कंट्रोल होगा ही नहीं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी किस में आती है, ADHD में। 3 बातें, अटेंशन पेइंग में, दूसरा हाइपर एक्टिविटी होती है, तीसरा बच्चे का बिहेवियर पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो ये वाली जो चीज़ें होती है वो ADHD के बच्चों में होती है। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया हो। चलते हैं आगे की तरफ। अगला जो आपका आ रहा है बेसिकली ऑटिज्म। ठीक है, ऑटिज्म क्या होता है ना, बेसिकली एक अम्ब्रेला टर्म है, इसके अंदर और भी बहुत सारे डिसऑर्डर आते हैं, लेकिन आपको याद रखना है नंबर 1 तो कि ये अगेन न्यूरो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है, न्यूरो डेवलपमेंटरी प्रॉब्लम है, न्यूरॉन को से संबंधित एक समस्या है। ठीक है, आगे बात करेंगे कंडीशन दैट इंक्लूड्स इम्पेयरमेंट सोशल इंटरेक्शन नंबर 1। हिंदी में अगर बात करेंगे तो क्या होगा, न्यूरो व्यवहार संबंधी स्थिति है जिसमें कठोर दोहराव वाले व्यवहार के साथ सामाजिक संपर्क, नंबर 1 याद रखिएगा, सामाजिक संपर्क, एंड डेवलपमेंटल लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल कंबाइंड विथ रिजिड रिपीटेटिव एंड बिहेवियर। बेसिकली जिस बच्चों को ऑटिज्म होगा, नंबर 1 तो याद रखिएगा कि वो सोशली इंटरेक्ट बिल्कुल नहीं कर पाते। ठीक है, यहाँ से याद रखिएगा कि ऑटिज्म को क्योर करने के लिए जो वाइगोस्की की थ्योरी है वो बहुत सूटेबल होती है ऑटिज्म के बच्चों को। उनको ग्रुप में सिखाइए, उनको क्या करना है, बैठ करके लोगों से बात करना सिखाइए कि बात करो, इंटरेक्ट करो, क्योंकि वो बच्चे जो है ना वो बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं कर पाते, सोशल इंटरेक्शन नहीं हो पाता है बच्चे का। तो याद रखिएगा कि सोशल इंटरेक्शन जो है वो सबसे बड़ी समस्या होती है ऑटिज्म वाले बच्चों के लिए। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा जो है, बच्चे को डिफिकल्टी होगी किन किन चीज़ों में, नंबर 1 तो जब बच्चा जो बोलता जाएगा ना तो कंटिन्यूसली वैसा ही बोलता जाएगा, मतलब उसको लैंग्वेज पे कोई उसका कंट्रोल नहीं होगा। ठीक है, बात समझ आ रही है कैसे, देखो लैंग्वेज पे, कम्युनिकेशन स्किल पे ना रिजिड रिपीटेटिव बिहेवियर होगा, है ना, कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा, बात ठीक से नहीं कर पाएगा, और कुछ करेगा भी तो वो मोड रिपीटेटिव होगा, एक ही बात बार बार दोहराता रहेगा। तो ये सारी समस्या ऑटिज्म वाले बच्चों को होती है। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो ये हो गया आपका ऑटिज्म, न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है, लैंग्वेज से संबंधित समस्या आती है, बच्चा सोशली इंटरेक्ट नहीं कर पाता, ये सारी। जब हम अगली बात करेंगे तो बेसिकली क्या है आपका 10th वाला जो क्वेश्चन है वो है आप लोगों का सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी में क्या होता है बेसिकली कि इज कंसिडर्ड अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कॉज्ड बाय अ नॉन प्रोग्रेसिव ब्रेन इंजरी। ठीक है, अगर कोई ब्रेन इंजरी हुई हो, ठीक है, और मेल फॉर्मेशन दैट अकर्स
वाइल द चाइल्ड्स ब्रेन अंडर डेवलपमेंट। ठीक है, अगर बच्चे के साथ में कुछ ब्रेन से रिलेटेड सर्जरी हुई हो, ब्रेन से रिलेटेड अगर बच्चे को चोट लगी हो और उसका इलाज किया गया हो, वहाँ पे अगर उसके साथ कुछ प्रॉब्लम हुई, देखो साफ लिखा हुआ है ना, नॉन प्रोग्रेसिव ब्रेन इंजरी और मेल फॉर्मेशन। मेल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, एक गैर प्रतिक्रियाशील मस्तिष्क की चोट या विकृति के कारण होने वाला। ठीक है, अगर बच्चे को जैसे मैंने बताया उसको चोट लगी हो और उसका इलाज के दौरान कुछ प्रॉब्लम्स हो गई हो या सिर्फ चोट लगी हो बच्चे के साथ में, ठीक है, या फिर किसी भी प्रकार की कोई समस्या उसके बचपन में जब उसका ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा होता है और उसके ब्रेन को आकर के लग जाती, कोई समस्या आ जाती, कोई विकृति उत्पन्न हो जाती, तो उस कंडीशन में क्या होता है, बच्चे में ये विकृति हो जाती है। ठीक है, जो तब होता है जब बच्चे का मस्तिष्क विकास के अधीन होता है। सेरेब्रल पाल्सी मुख्य रूप से शरीर की गति और मांसपेशियों के समन्वय को प्रभावित करती है। सेरेब्रल प्राइमरी अफेक्ट्स बॉडी मूवमेंट एंड मसल कोऑर्डिनेशन। बॉडी मसल्स एंड क्या होगा, याद रखिएगा, बॉडी मूवमेंट एंड मसल। बेसिकली बच्चा बॉडी को ठीक से मूव नहीं कर पाएगा, उसके मसल्स का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। जब आप बॉल इधर फेंकोगे तो बच्चा यह हाथ उठा लेगा, या आप कुछ और करने के लिए कहोगे तो बच्चे का जो मूवमेंट है, बॉडी के मूवमेंट हो गए, वो उस अकॉर्डिंग चलेंगे ही नहीं। तो बेसिकली बॉडी मूवमेंट बच्चा ठीक से नहीं कर पाएगा, मसल्स का कोऑर्डिनेशन नहीं बिठा पाएगा, है ना, मांसपेशियों का जो है कोऑर्डिनेशन बच्चा नहीं बिठा पाता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी किस में आती है, सेरेब्रल पाल्सी में। ठीक है, याद रखिएगा, सेरेब्रल पाल्सी किससे संबंधित है, शरीर की गति और मांसपेशियों के समन्वय को प्रभावित करती है। ठीक है, कब उत्पन्न होती है, जब ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा होता है और उस समय अगर बच्चे को कोई चोट लग जाती है ब्रेन में, या उसकी इंजरी हुई हो या इलाज हुआ हो उसी इंजरी का, वहाँ पे कोई गड़बड़ हुई हो, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती। होपफुली आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी। तो बेसिकली ये आपकी सारी लर्निंग डिसेबिलिटी। इसमें कुछ और चीज़ें जो मैं ऐड कर रही हूँ आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, एक दो बातें जो मैं अपनी तरफ से आप लोगों को बताना चाहती हूँ, फिर हम इसके क्वेश्चन करेंगे। आप लोगों को याद रखना है कि अराउंड 80% जो बच्चे हैं, 80% लोगों में कोई भी लर्निंग डिसेबिलिटी होती ही नहीं। होती ही नहीं। अराउंड 15% लोग ऐसे होते हैं अराउंड 50% लोग ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ लर्निंग डिफिकल्टी होती है। और अराउंड 5% बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि ज्यादातर बच्चों को कोई भी डिसेबिलिटी होती ही नहीं, अराउंड 80% होती ही नहीं, नॉर्मल होते। उसके बाद अगर 15% हम लोग बात करेंगे तो 15% बच्चों को नॉर्मल लर्निंग डिफिकल्टी होती है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ आती है चीज़ें, उनके लिए वो डिफ़िकल्ट होती, तो उनको अलग से स्पेशल टीचिंग मेथड्स करवा करके या अलग से उनके ऊपर तरीके अप्लाई करके उनको उस डिफ़िकल्टी को कम किया जा सकता है। लेकिन 5% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लर्निंग डिसेबिलिटी होती है और आप उसको ठीक नहीं कर सकते, उसको सिर्फ चैनलाइज कर सकते हैं, उसका सिर्फ क्या कर सकते हैं, आप उसकी हेल्प कर सकते हो कि किस तरीके से वो डिसेबिलिटी से थोड़ा सा ऊपर उठे और कुछ ना कुछ सीख पाए। इसके अलावा जिन लोगों को लर्निंग डिसेबिलिटी होती है वो क्योर नहीं हो सकते। डिफ़िकल्टी को एक हद तक क्योर किया जा सकता है लेकिन डिसेबिलिटी को क्योर नहीं किया जा सकता। आप लोगों को ये बात याद रखनी, ठीक है। चलते हैं आगे की तरफ। और अगला थोड़ा सा मैं कुछ आप लोगों को बता रही हूँ, वो चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। अगला है आपका थोड़ा बहुत है ना, कभी कभी एग्जाम में इमोशंस रिलेटेड डिसऑर्डर आ जाते हैं। मैं कुछ लिस्ट बना रही हूँ यहाँ पे, आपको क्या करना है, इसको
अपनी कॉपी में नोट करना है, ठीक है। तो इमोशंस रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर में यहाँ पे पुट अप कर रही हूँ, आप लोगों को याद रखना है। पहला याद रखिएगा आप, नंबर 1 पे हम याद रखेंगे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। नंबर 1 ये याद रखिएगा, इसको शॉर्ट में ओसीडी भी बोलते हैं। क्या भी बोलते हैं? ओसीडी, ठीक है। नंबर 2 पे हम लोग याद रखेंगे, जो आपको बहुत बार देखने को मिलता है, फोबिया। क्या याद रखेंगे हम? फोबिया। नंबर 3 पे हम जब बात करेंगे तो हम बात करते हैं, नंबर 3 पे जो आपका डिसऑर्डर है वो है आपका डिप्रेशन, और एक होगा आपका सोशल विड्रॉल। डिप्रेशन, और एक जो आपका क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है वो है सोशल विड्रॉल। तो बेसिकली ये आपके इमोशंस रिलेटेड डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है। जो आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है, सिर्फ इमोशनल लेवल पे जो डिसऑर्डर होते हैं उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? इमोशन रिलेटेड डिसऑर्डर। यहाँ पे बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ ही बता रही हूँ आपको। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में क्या होता है? बेसिकली आप 2 वर्ड से मिलकर बना होता है, एक तो ऑब्सेसिव और कंपल्सिव। ऑब्सेसिव मतलब कोई किसी एक चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। जैसे आपने कुछ लोगों को देखा होगा ना कि जो लोग सफाई को लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते, इतनी से भी धूल नहीं दिखना चाहिए, अगर इतनी से भी धूल दिखेगी तो वो तुरंत कपड़ा लेकर के उसको घिसने बैठ जाएगी, ठीक है। या फिर कुछ लोगों को होता है, जैसे खासकर महिलाओं को, कि बिना पैर धोए अंदर नहीं आना है, बिल्कुल साफ रहना चाहिए, इतनी सी भी धूल नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या होता है? बहुत ऑब्सेशन है सफाई को लेकर के, ठीक है। और कंपल्सिव का मतलब होता है एक ही तरीके का व्यवहार बार बार रिपीट करना। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर मतलब क्या होगा कि एक ही तरीके की सोच को आप बार बार क्या करते हो? अप्लाई करते हो। तो इसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। जैसे कुछ लोगों को सफाई का मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, इसके अलावा और किसका एग्जांपल हो सकता है? जैसे फॉर एग्जांपल किसी को लेट्स सपोज किसी को कैट से प्रॉब्लम होती है, जहाँ कैट दिखेगी उसको बिल्कुल भगा देंगे, कि देखना ही नहीं है, चिढ़ हो गई इससे। कैट की कोई बात भी करता है तो एग्रेशन करते, ठीक है। तो इस तरह के डिसऑर्डर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होते हैं। देन चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, दूसरे की तरफ, जो कि है आपका फोबिया। बेसिकली फोबियाज क्या होते हैं आपके? फोबिया एक तरह का अननेसेसरी फियर होता है किसी ऑब्जेक्ट का। किसी ऑब्जेक्ट से अगर किसी को फियर होता है, ले सपोज किसी को पानी से देख के ही डर लगता है तो उसको हाइड्रोफोबिया है। किसी को ऊंचाई से डर लगता है, ठीक है। किसी को हवा से डर लगता है, बहुत तेज हवा लगती है तो उससे डर लगता है, तो उसको एरोफोबिया है। किसी को एगोराफोबिया है। एगोराफोबिया क्या होता है? जो किसी को नई जगह जाने से डर लगता है तो वो एगोराफोबिया हो गया, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है? फोबियाज जो होते हैं वो अननेसेसरी फियर होते हैं, जो कि नॉर्मल लोगों को फील नहीं होते हैं। जैसे हम लोग अगर पानी देखेंगे तो हमको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जिस इंसान को हाइड्रोफोबिया है वो पानी देखते ही डर जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये फोबिया है, क्लियर। अब आगे बात करते हैं डिप्रेशन। बेसिकली डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन एक तरह से साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है जहाँ पे बंदा अपने आप को सोशली क्या कर देता है? अलग कर देता है सभी लोगों से, है ना। सोशली आइसोलेशन में चला जाता है, ठीक है। सामाजिक रूप से वो क्या करता है? अपने आप को दूसरों से अलग कर लेता है, ठीक है। एक ही तरह की नेगेटिव थिंकिंग उसके ऊपर हावी हो रही होती है, और धीरे धीरे क्या होता है? वो अपने सोचने समझने की क्षमता को खो देता है। आपने देखा होगा जो बहुत ही ज़्यादा हाई पर डिप्रेशन में चले जाते हैं वो बहुत बार सुसाइड भी कमिट कर लेते हैं। होपफुली आप लोगों को मेरी ये बात समझ आ गई होगी, ठीक है। इसी तरीके से बाकी का डिसऑर्डर है, देखिए, जो कि है आपका, ये देखिएगा सोशल विड्रॉल। सोशल विड्रॉल में भी
एक तरह से डिप्रेशन में और भी चीज़ें होती है, लाइक अपने आप को हार्म करने की कोशिश करेगा या फिर किसी से बातचीत नहीं करेगा, बंद कर लेगा, फांसी लगा लेते हैं बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जाने के बाद में मौत के ख्याल आते हैं, कुछ इस तरीके से होता है। लेकिन विड्रॉल कर सोशली विड्रॉल में क्या होता है, सिर्फ समाज से अलग करता है अपने आप को, किसी से बात नहीं करना है, किसी से मिलना नहीं है, दोस्तों के फ़ोन नहीं उठाने हैं, ठीक है, बिल्कुल मन नहीं करता है कि किसी से बात करेगा, तो सोशली पूरी तरह से अलग हो जाता है, तो उसको सोशल विड्रॉल कहते हैं। होपफुली आप लोगों को आज की क्लास समझ आ गई होगी। अब एक दो इसके क्वेश्चन देखेंगे और आगे की बात फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करें। चलिए देखते हैं हम आगे की बात। ये देखिए आपका पहला क्वेश्चन, एक मिनट रुकिए, ये वाला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन है आपके पास में पहला, दूसरा क्वेश्चन है इसके अलावा भी, एक मिनट में पहला वाला निकाल देते, आपके पास में कहाँ गया भाई, ये रहा। क्वेश्चन है आपका, डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड मेनली विथ डिफिकल्टीज इन, जो डिसलेक्सिया वाली प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, वो निम्नलिखित से किससे संबंधित है। याद रखिएगा डिसलेक्सिया के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, ध्यान से सोच के आंसर कीजिएगा इसका। पहले सुनने से संबंधित है, रीडिंग से संबंधित है, स्पीकिंग से संबंधित है और स्पीकिंग एंड हियरिंग से संबंधित है। मतलब सुनने से समस्या, पढ़ने में या बोलने और सुनने दोनों में, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था, डिसलेक्सिया जो है वो रीडिंग से संबंधित प्रॉब्लम है, जहाँ बच्चा वॉस को क्या पढ़ लेता है, सा पढ़ लेता है, ठीक है, उसको बी और डी में कोई डिफरेंस नहीं दिखता है। तो ये आपका क्या हो गया, डिसलेक्सिया, ठीक है। अगले क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए कि लर्निंग डिसेबिलिटी इन मोटर स्किल्स। याद रखना, मोटर स्किल्स के बारे में मैंने आपको सिखाया था ना, मोटर मतलब मूवमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो वो क्या होता है। ऑप्शन है आपका डिस्प्रैक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिसलेक्सिया या डिस्फेजिया, ठीक है। तो आप लोगों को इसका बताना है। बेसिकली इसका आंसर होगा आपका डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया में बच्चा है मोटर मूवमेंट पे कंट्रोल नहीं कर पाते, शू की लेस नहीं बांध पाएगा, अपना बटन नहीं लगा पाएगा, ठीक है, लिखने में, पेन होल्ड करने में प्रॉब्लम होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपके डिस्प्रैक्सिया से संबंधित है। होपफुली आपको आज की क्लास समझ आई होगी। इस क्लास को अगर समझ नहीं आया तो दोबारा से देख लीजिएगा। इसी तरह के और वीडियो लेक्चर के लिए हमारे साथ में जुड़े रहिए। और अगर आपको सीटेट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ताकि आपको हेल्प की जा सके और आपकी जर्नी को आसान बनाया जा सके। होपफुली आज की क्लास बहुत वर्थ इट रही होगी, आपको अच्छे से समझ आई होगी, ठीक है। एक बार छोटा सा मैं ओवरव्यू देते, डिसलेक्सिया कौन सी प्रॉब्लम होगी, रीडिंग से संबंधित प्रॉब्लम होगी, ठीक है, डिसलेक्सिया, ठीक है। दूसरा डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया मैंने बताया था ग्राफ हम पढ़ते हैं, तो रीडिंग से संबंधित आपकी प्रॉब्लम होगी। डन, क्लियर। अच्छा, डिसलेक्सिया और इसमें क्या डिफरेंस है डिस्ग्राफिया में, बताइए। डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जब राइटिंग से, पढ़ने से संबंधित, रीडिंग से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो मेनली डिस्ग्राफिया होती है। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन के ऑप्शंस में डिस्ग्राफिया नहीं है तो फिर वो डिसलेक्सिया में चली जाएगी। होपफुली समझ आया होगा आप लोगों को मेरी बात। चलते हैं आगे की तरफ। बेसिकली डिसलेक्सिया को आपको एक लर्निंग डिसेबिलिटी के फॉर्म में देखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। और तब तक के लिए होपफुली आज की क्लास समझ आई होगी। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, जब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अच्छे से मेहनत कीजिए, डेफिनेटली आपकी मेहनत रंग लाएगी। डेली बेसिस पे प्रैक्टिस सेट कीजिए प्लीज़। याद रखिएगा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आपको कितना आता है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, इस बात से फ़र्क पड़ता है कि आपने कितनी प्रैक्टिस की हुई है। डन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।